देश में मुद्दों की कमी नहीं, कमी है तो सिर्फ उन मुद्दों को सही तरह से पेश करने की। जब नफरती चैनल्स और न्यूज प्लेटफॉर्म्स आपको एक तरफा मुद्दे दिखाकर और फेक एजेंडा परोसने की कोशिश करते हैं, वहीं पर मैं आपके लिए लेकर आऊंगी उन मुद्दों का हर पहलू, ताकि आप इसका फैसला कर सके कि वो मुद्दा कितना सही है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 सोमवार से शुक्रवार हर दिन 7:30 बजे सिर्फ क्यूवाइव नेटवर्क पर। नमस्कार, स्वागत है आपका क्यूवाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। बात करते हैं, हमारा जो कंटिन्यूस फोकस है वो इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रही है उस पर लगातार बना हुआ है कि किस तरीके से ये संकट गहराता जा रहा है और जो अटैक है उसकी तीव्रता, जो डैमेज है उसका स्केल धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। अब इसमें कैसे इस युद्ध को बीच में रोका जाएगा, क्या देश इसमें मध्यस्थता करेंगे? कल हमने देखा था कि अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन पहुंचे हुए थे इजराइल, और इजराइल को क्या कोई रोक पाएगा? इजराइल ने कहा है कि जितने भी लोग हैं वहां से वो खाली कर दे, और आज भी फास्फोरस जो सफेद पदार्थ है उससे अटैक्स किए गए हैं। तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन साथ में आज जिसको लेकर काफी बातचीत भी हो रही है, कल से हमने देखा था कि 5 दिन के बाद हमास और इजराइल के जंग पर भारत की जो विदेश मंत्रालय है उसने कल पहली बार अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, और वो इतने दिन तक चुप इसलिए था क्योंकि 5 दिन पहले प्रधानमंत्री ने 2 पोस्ट्स लिखी थी, एक 7 अक्टूबर को और दूसरी 10 अक्टूबर को, जिसमें उन्होंने एक तरफा समर्थन इजराइल को दिया था और उन्होंने पैलेस्टाइन का कोई भी मेंशन नहीं किया, पैलेस्टाइन के बारे में एक भी बात नहीं कही। जबकि अगर आप इंडिया का स्टैंड देखें तो चाहे जवाहरलाल नेहरू के समय में हो या इंदिरा गांधी के समय में हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हो, हमेशा एक बैलेंसिंग एक्ट भारत ने की है जिसमें कि इजराइल की भी बात कही गई है लेकिन पैलेस्टाइन को नजरअंदाज नहीं किया है। लेकिन मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पैलेस्टाइन को पूरी तरह नजरअंदाज किया, बावजूद इसके कि वो 2017 में वो पैलेस्टाइन गए भी थे, पैलेस्टाइन के लोगों से मिले। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में भी ऐसे कई रेजोल्यूशंस पास किए हैं जो कि पैलेस्टाइन का समर्थन करते हैं और इजराइल का विरोध करते हैं। तो इस तरीके की बैलेंसिंग एक्ट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, लेकिन बावजूद इसके ये कहा जा रहा है कि क्योंकि अभी चुनाव है, सिर पर 5 राज्यों के चुनाव हैं, फिर उसके बाद जनरल इलेक्शंस है, तो उसको देखते हुए जो पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, उन पॉलिटिकल कंपल्शंस को देखते हुए प्रधानमंत्री ने एक तरीके से पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को केटर किया है, और उस काम को करते करते वो ये भूल गए कि विदेश नीति पैलेस्टाइन और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट पर क्या है। अब जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री की ये गलती पर सुधार किसने किया? विदेश मंत्रालय ने। विदेश मंत्रालय 6 दिन तक क्या कर रहा था? कंफ्यूज था, चुपचाप बैठा हुआ था क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं था कि हम क्या बोले। इस बीच में ये भी खबरें आ रही हैं कि विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को समझाने की कोशिश की कि देखिए आपके इस पोस्ट से कितना डैमेज हुआ होगा, और डैमेज इन द सेंस कि भाई मुसलमान समुदाय के बहुत सारे लोग मुस्लिम देशों में रहते हैं, हमारा मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो ताक पर रख चुका होगा, तो ये सारा डैमेज हो सकता है, और जो भारत के रिश्ते हैं बाकी मुस्लिम देश से वो भी खराब हो सकते हैं G20 में, जिसको लेकर अभी बहुत वकालत भी की थी, और तो तमाम डैमेज जो हुआ है प्रधानमंत्री के पोस्ट से उसको विदेश मंत्रालय ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि प्रधानमंत्री का नजरिया एक तरफ है और विदेश मंत्रालय का दूसरी तरफ? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या MEA कंफ्यूज था क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसको लेकर पोस्ट लिखी थी। आज इस पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बहुत एक खास मेहमान है, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ सुजाता ऐश्वर्या है जो कि प्रोफेसर है सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज की, वो भी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से। थैंक यू सो मच सुजाता फॉर ज्वाइनिंग ऑन क्यूवाइव नेटवर्क, और हमारा ये प्रोग्राम प्रकाश टीवी और उन्नति टीवी और साथ में क्यूवाइव पर तो लाइव जा ही रहा है। और मेरा जो पहला सवाल है वो आपसे यही है, और बहुत ही पिन पॉइंटेड सवाल, कि क्या MEA ने कल डैमेज कंट्रोल किया था? प्रधानमंत्री के 2 ट्वीट आए, एक 7 तारीख को, एक 10 तारीख को, जिसमें उन्होंने एक यूनिलैटरल सपोर्ट
इसराइल को दिया था, पैलेस्टाइन का कोई मेंशन नहीं किया। लेकिन 6 दिन बाद अचानक से एमईए को याद आया कि नहीं, हमें एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट करनी है। तो क्या ये डैमेज कंट्रोल में एमईए अब लग गया है? जी देखिए, प्रधानमंत्री का जो अपना वो ट्वीट था, वो काफ़ी इट वाज सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ अस who have been watching, who are watchers of this region. तो उनका जो एक unequivocal support for the for Israel and without mentioning the Palestinians at all was something of a was something different. And many of us thought that maybe there has been uh, a change, and that too a radical change in foreign policy of India. और वेल एंड जब वो उसके बाद प्रधानमंत्री ने after that he tweeted again after talking to Prime Minister Netanyahu, which was again reaffirmed that India's foreign policy is indeed on the path of charting out a new course. But then MEA came to the rescue of our independent voice, let me tell you. And MEA came to rescue the Indian voice, the Indian moral humanitarian voice that we have always had on this issue. And I'm glad that MEA came out with the statement that it did. It covered covered the Prime Minister's tweet by saying right in the beginning that the terrorism or the militancy that has been witnessed by Hamas's incursion into Israel is condemnable. And to begin with, and then it has gone on to reassert our traditional historical stand, which is very well received everywhere in the world, not only in the region in West Asia, but also by Israel, and also by yeah. So, but the point is that when we know that there is a certain stance which India has been taking on Palestine and Israel issue over the last so many decades. So when Prime Minister was putting out that tweet, and if I may ask you very candidly, that didn't he think twice before putting out that tweet, that what could be the fallout of that particular post which he's going to put out? Yeah, that's most surprising, because Prime Minister's tweets are always very, very apt. He takes care in tweeting. You must have seen that his tweets are about every issue, and they reflect our long-standing long-standing positions on issues. But this particular tweet took us by surprise. Maybe he was in the he was thinking about maybe domestic imperatives of saying such a thing. Elections are coming, and he has to cater to a certain. He's also very bothered about the caste and the division of his base. Support base. So he could have a whole lot of things. Domestic imperatives could have gone into making that tweet, gone in his mind, and he tweeted that. Which then later, 2 days, he persisted with that stand, tweeting again after talking to Prime Minister Netanyahu. And then it dawned upon him, and somebody must have pointed it out, that it is a way off track from our view, from India's moral voice, India's traditional, and India's independent voice. Independence and autonomy is very important for India's, and every government takes care to guard the autonomy and independence of India's foreign policy. We are known for strategic autonomy, despite the fact that we are members of Quad and I2U2 and other all sorts of groupings that have come up in the last few years. We are particular, and about the MEA is very particular about that autonomy. And that's a very deep-seated mentality in the MEA, and as well as in other ministries. Would you agree with the fact that because Prime Minister Narendra Modi had put out two posts, and because of that, even MEA did not was a little confused and silent because of the stand which Prime Minister had taken, and they were in a quandary as to how they should breach the stand which has been taken by Prime Minister. So
Is this the reason why MEA took time to come out with an official statement? I would agree with you because, the Prime Minister has tweeted from his handle, and it's a big thing. It tells the world that there has been a shift in foreign policy. There could be a shift in foreign policy, and we are left scrambling to what to make out of it. But the MEA then maybe impressed upon the Prime Minister. You will also take notice of the fact that Dr. Jaishankar has not tweeted on this issue at all. So people were in a quandary, absolutely looking. Everyone was in a quandary. Even it took his own base by surprise. Uh, and I could see that they were also, and of course, it is a different story. But people were taken by absolutely by surprise. India, the great thing about our foreign policy is that we always try to have a balance. This is ingrained in our foreign policy right from the Nehruvian days, and we have not done away with our Nehruvian thrust of India in foreign policy. But Sujata, would you call this a diplomatic misstep by Prime Minister? And of course, MEA couldn't do anything about it until and unless they realize that now they will have to come out with an official statement like what they did yesterday. The usually careful Prime Minister did this, and it was, let's call it a mistake, and which was corrected by people around him and by the people of India. Let's call it that way. Blaming, well, he has a certain point of view. He is an individual, and he has a certain vision of India, a certain politics that he represents. And there is a politics that there is a position that the state of India or the Indian state has, and that is very deep-seated, long-standing, and it is going to remain that way. Foreign policies don't change overnight. They don't change over an issue. They are very well thought of. There are accretions on it. You can delete a few things, you can add a few things, but the central thrust of our foreign policy is very. Can you have domestic electoral compulsion as the reason for changing your diplomatic stance about a particular issue towards a country like Palestine-Israel conflict unfolding, and suddenly because of the domestic electoral compulsions, Prime Minister completely changes his stance? I mean, whether he did it knowingly or unknowingly, I don't want to get into that. But how feasible is that, to have electoral compulsions in your mind before you make a statement like this? Well, certainly, I would say it's very, very unfortunate to digress so radically, so like a pendulum from one end to another, to digress so radically. I mean, let's say he is an individual after all. Perhaps it was an emotional tweet, and whether prime ministers are supposed to have or have the leeway to have emotions, well, it depends on how you look at an individual. Right. Prime Minister, sometimes leaders do make mistakes. They do things emotionally after they are human beings, and he did that. And the MEA realized it. People around him realized, and there was a correction issued. So that is something to do with the intelligence, and with the something to be said about the MEA, which is constantly monitoring things and is able to issue a corrective. Now, MEA must have also been thrown off guard, completely off guard. And then does it also not show that there was a complete miscoordination between the PMO and what MEA was thinking? Both were not on the same page. It looks like that. It definitely looks like that. All right. Now, I want to move beyond this controversy and talk about the conflict as well, because you are a specialist at it. Sujata,
where do you think this conflict is heading to? Yesterday, we saw Antony Blinken in Israel and meeting up Netanyahu. But where is this conflict heading to? And it's day 7 almost, and we see the conflict intensifying. This conflict is moving towards a catastrophe. If with the potential ground invasion of Gaza, how are 1.2 million people living in northern part of Gaza supposed to move overnight to the southern part? It beats me. It beats me. How are they? There are people who are old, who are sick. There are babies. There are children. There are pregnant, must be pregnant women. How are they supposed to move overnight, packing up things? And then Gaza is such a small enclave. People are then will be more compressed with no place to live. Many houses are bombed out. It is a complete humanitarian catastrophe that is going to unfold. It's unfolding gradually, but that would be intensified if this particular thing happens. What can one say? Of course, everyone has condemned what Hamas has done and the way they mounted the attack on Israel. But a counteroffensive on Israel's part, they are justified in their own way. They are saying that Hamas is a terrorist organization. They walk into our country, they mount attacks, they kill people, they kill innocent children, and then we can't be sitting, like a lame duck entity. And so they are trying to justify their action. But many people also say that the manner in which Netanyahu is mounting this counteroffensive, it's almost like a war crime because so many civilians are killed in this exercise. Sujata, are you there? I think Sujata has got disconnected. सुजाता का वेट करेंगे जब तक वो आए नहीं, लेकिन बात इसकी हो रही है कि किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू अपने आप को हीरो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है बड़ा, वो ये लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं. और जैसा कि कई लोग कहते हैं कि ठीक है, किसी एक देश के लिए वो आतंकवाद होगा, दूसरे के लिए राष्ट्रवाद होगा. तो बिल्कुल यही कहानी और इसी स्टोरी को हम देख रहे हैं प्ले आउट होते हुए इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में. और जिस तरीके से चीज़ें पनप रही हैं वो वाकई में बहुत डराने वाली हैं. और ये बताया जा रहा था, कल मैं इजराइल के जो काउंसिल जनरल हैं साउथ इंडिया की, उनसे मैं बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मारा गया है तो हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हम बिल्कुल खत्म करेंगे, हमास को बिल्कुल खत्म करके रहेंगे. उस काउंसिल जनरल का इजराइल की कहना ये भी था कि जिस तरीके से अमेरिका ने आइसिस को खत्म किया था, जिस तरीके से जो जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया जाता है, उसी तरीके से और उसी तर्ज पर कोशिश करेंगे कि इजराइल भी हमास को खत्म कर सके. लेकिन सवाल ये उठता है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसको खत्म करना तो ठीक है, लेकिन अगर इस दौरान, इस एक्सरसाइज के दौरान अगर इतने सारे सिविलियंस मारे जाते हैं, बूढ़ी औरतें, बच्चे, हॉस्पिटल्स, जहां पर ये भी बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल्स की जो सप्लाईज है वो बिल्कुल खत्म हो गई हैं और हॉस्पिटल्स के जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनमें कोई सप्लाईज नहीं है, एक्सरे मशीन्स नहीं चल रही हैं, स्कूल्स बंद हैं, ग्रोसरी स्टोर्स नहीं अवेलेबल हैं. अभी 2 दिन पहले वहां पर ऐसी पिक्चर्स भी हमने देखी थी कि लोग ग्रोसरी स्टोर्स के पास लाइन लगा के खड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही सायरन बजा तो फिर वो लोग अंदर चले गए. तो एक बहुत ही डरावनी सी स्थिति है इस समय और इसे कैसे इसका निपटारा होगा ये किसी के परे है. लेकिन जिस तरीके से अमेरिका एक ओपन सपोर्ट इस समय इजराइल को कर रहा है वो भी सबके लिए चौंकाने वाला है. और एक तरीके से ये यूनाइटेड नेशंस का फेलियर भी है और यूनाइटेड नेशंस इस चीज में, ऐसे केस में मध्यस्थता नहीं कर पा रहा है, ये भी देखना होगा. और मुझे अभी डॉक्टर सुजाता का मैसेज आया है कि इलेक्ट्रिसिटी आउटेज हो गया था, इस वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो शी इज ट्राइंग टू रिकनेक्ट. तो हम वेट करेंगे सुजाता के आने का, लेकिन तब तक आपको यही बता रही हूँ कि बहुत ही डरावनी पिक्चर इस समय है इजराइल में भी और साथ में गाजा में भी.
और गाजा स्ट्रिप की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में पर स्क्वायर किलोमीटर जो वहां की पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर इस तरीके से इजराइल एयर स्ट्राइक्स करता है, बॉम्बिंग करता है, तो जाहिर सी बात है कि नुकसान बहुत ज्यादा होगा। और नुकसान में जब ये कहा जाता है कि नहीं हम तो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर रहे हैं, हम टेररिस्ट उनके जो सिग्नल्स हैं उनको खत्म कर रहे हैं, हम टेररिस्ट इंस्टॉलेशंस को खत्म कर रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जब डेंसली पॉपुलेटेड इलाका होगा तो केवल और केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा और सिविलियंस की जान माल नहीं जाएगी। तो इस चीज से लोग बहुत डर चुके हैं। और जिस दिशा में ये पूरा जो युद्ध है वो छिड़ गया है, वो वाकई में सबको चौंकाता है, डराता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सब एक सामूहिक विफलता है सभी देशों की, कि अगर एक इतना बड़ा अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो ऐसे में कौन मध्यस्थता करेगा, किसके मध्यस्थता से ये चीजें काबू में आएंगी, ये आप सोच सकते हैं कि ये कितना डिफिकल्ट काम है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सुजाता को फोन लगाऊं और उनको कनेक्ट करूं, एक बार फिर से देखते हैं। Otherwise, we'll try and finish the program. She was telling me that she's trying and connecting, but we'll see if लेकिन उनके घर पर इलेक्ट्रिसिटी आउटेज है, इसलिए शायद वो नहीं कनेक्ट कर पा रही हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। सुजाता से मेनली जो बात करनी थी वो उन्होंने बात किया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो पोस्ट लिखे थे, एक 7 तारीख को, एक 10 तारीख को, और उसमें उन्होंने एक तरफा सपोर्ट इजराइल को किया था और उन्होंने इजराइल को हमास को कंडेम किया। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इजराइल, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। ये पहला ट्वीट था। उसके बाद उन्होंने हमास को कंडेम किया, वो एक दूसरा ट्वीट था। तो सब लोग ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का साथ तो दिया है, लेकिन नेतन्याहू को कंडेम क्यों नहीं किया जब उन्होंने सिविलियंस को उनके देश ने मारा था इस तरीके की एयर स्ट्राइक करके। तो जाहिर सी बात है कि भारत के स्टैंड में एक ड्रामेटिक शिफ्ट नजर आया है, और वो शिफ्ट मॉरल नहीं है, यानी कि अनैतिक है, प्रिंसिपल स्टैंड नहीं है। और इसको लेकर लगातार हम पिछले 2 दिनों से इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। और क्योंकि कल देर शाम एमईए का स्टेटमेंट आ गया, विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि और अपनी उस पोजीशन को रीइटरेट किया है। अरिंदम बागची की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि वी आर ट्राइंग टू रीइटरेट आवर पोजीशन ऑन पैलेस्टाइन एंड इजराइल इशू, where we want a sovereign and a viable Palestine which exists peacefully along with Israel. इस बात को अरिंदम बागची ने कहा है और ये एक इंडिया की स्टेटेड पोजीशन रही है समय से। यहां तक कि जो आरएसएस के आइडियोलॉग हैं दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने भी इस बात को लेकर कहा था। और आडवाणी की जो एक किताब है, एल के आडवाणी की एक ऑटोबायोग्राफी है, माय कंट्री माय लाइफ, उसका पेज नंबर 147 अगर आप खोलकर देखें तो उसमें दीनदयाल उपाध्याय का वो स्टेटमेंट उस पेज पर है, जहां पर वो कहते हैं कि वी कैन नॉट टेक अ प्रो इजराइल स्टैंड अलोन, यानी कि वो एक बैलेंसिंग एक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन उस बैलेंसिंग एक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल गए, और जिसका बहुत डैमेज हो सकता था। लेकिन एमईए ने 6 दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और कल उसी वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आए। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सोचा नहीं था? लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा भी होगा, लेकिन उनके दिमाग में चुनाव का कीड़ा ऐसा बैठ गया था कि वो सोच ही नहीं पा रहे थे। और उन्होंने यही सोचा कि देखिए हम पोलराइज कर लेंगे, मुसलमान समुदाय के लोगों को उनकी औकात बताएंगे, ये कहते हुए कि देखिए आप इतने सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम हमदर्दी उनके साथ नहीं रखेंगे बल्कि इजराइल के साथ रखेंगे। तो एक पॉलिटिकल संदेश उन्होंने अपने देश में तो दिया ही है, लेकिन इसको लेकर उनकी आलोचना हुई। बाद में शायद उन्होंने रियलाइज किया कि ये बहुत बड़ी गलती प्रधानमंत्री से हो गई और इस वजह से एमईए को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। और लेकिन सब यही कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो जंग है हमास और इजराइल के बीच में, ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं, ये सारी वो तस्वीरें हैं जो एयर स्ट्राइक्स के बाद गाजा से ये तस्वीरें हैं। सब बिल्डिंग्स वहां पर बिल्कुल तहस नहस हो चुकी हैं। ये देखिए किस तरीके से धुएं का जो एक प्लूम आपको नजर आ रहा है बिल्डिंग्स के ऊपर, ये साफ दिखाता है कि नेतन्याहू भी इस समय ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच नहीं ले रहे हैं। और कल जैसा मैंने कहा कि जो इजराइल के कौंसल जनरल है उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये वो समय नहीं है कि रैशनल का, लॉजिक का समय नहीं है, और ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच इस समय हम नहीं ले सकते।
एक आई टू आई अप्रोच लेना होगा कि हमास ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम हमास को खत्म करेंगे। इस अप्रोच से ये चीजें इस समय आगे बढ़ रही हैं, लेकिन बहुत खतरनाक है। अब देखना होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट, ये जंग कैसे जल्द से जल्द खत्म होती है। इस प्रोग्राम को आज हम यहीं पर विराम देंगे। मैंने कोशिश की थी कि सुजाता का वेट करूं, लेकिन सुजाता जुड़ नहीं पाई, उनके घर में लाइट चली गई है। लेकिन इस चर्चा को, इस फोकस को हम बनाए रखेंगे। अभी देखना होगा कि ये जंग किस दिशा में जाती है। तो अगले हफ्ते सोमवार को जब मैं आपसे मिलूंगी तो हो सकता है कि अगर कोई और बड़ी डेवलपिंग स्टोरी आएगी तो उस पर बात करेंगे, वरना इजराइल और पैलेस्टाइन पर जो ये फोकस हमारा लगातार बना हुआ है वो बना रहेगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ क्यूवाइव नेटवर्क पर। थैंक यू। देश में मुद्दों की कमी नहीं, कमी है तो सिर्फ उन मुद्दों को सही तरह से पेश करने की।